Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the dynamics of rotational motion. होती है तो क्या वर्क डन होता है, क्या फोर्स लगता है, क्या टॉर्क होता है, उन सब हम चीजों को आज देखेंगे। तो आइए हम पहला देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है टॉर्क की वजह से। तो हम वर्क डन निकालेंगे कि जब किसी रिजिड बॉडी पे कोई अगर रोटेट कर रहा हो तो उस पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स वर्क करते हैं और उस सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होता है। इसका मतलब है कि इस टॉर्क की वजह से कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। जैसे कि हम लीनियर मोशन में देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो कुछ ना कुछ लीनियर वर्क डन होता है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। हम उसी को आज कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है P1, P2, P3, Pn इस तरीके से। तो उनमें से किसी एक पार्टिकल को हम चूज कर लेते हैं। सपोज करिए P1 पार्टिकल है और वो उसका जो ऑरिजिन से जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से डिस्टेंस R1 है और P1 पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है। राइट दोस्तों, उसी तरीके से P1 पार्टिकल, P2 पार्टिकल, P3 पार्टिकल सब फोर्स लगेंगे F2, F3, Fn इस तरीके से। मान लीजिए P2 पे लग रहा है F2 और P3 पे लग रहा है F3, P4 पे लग रहा है F4 एंड सो ऑन इसी तरीके से। तो हम P1 पार्टिकल को कंसिडर करते हैं जिस पर F1 फोर्स लग रहा है। राइट दोस्तों, तो F1 फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क भी जनरेट होगा ना, बराबर R क्रॉस F1 नहीं होता है ना। उसी तरीके से F2 फोर्स की वजह से टाउ 2 टॉर्क जनरेट होगा, F3 फोर्स से टाउ 3। जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स फोर्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग वो सारे फोर्स टॉर्क जनरेट करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्टिकल पे ध्यान कंसिडर करते हैं। तो P1 पार्टिकल्स पर F1 फोर्स लग रहा है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर R1 है और F1 फोर्स जो टाउ1 टॉर्क जनरेट कर रहा है, तो टाउ1 बराबर RF हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना। तो मान लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इनफाइनाइट सिमल है, मतलब पॉइंट पार्टिकल P1 था P2 पे P1 डैश पे चला गया। ठीक है, और ये बहुत ही इनफाइनाइट सिमल है, मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया है, बल्कि लेकिन ये डिस्टेंस बहुत नॉर्मल है। तो दोस्तों, अगर ये डिस्टेंस वेरी नॉर्मल होगा तो जो ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं P1 P2 या फिर जो आर्क देख रहे हैं P1 P1 डैश आर्क, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो आर्क P1 P1 डैश है, अगर ये जितना जितना वेरी वेरी स्मॉल होगा ये हम कंसीडर नियरली इक्वल मान सकते हैं इस चीज को। राइट दोस्तों, चलिए, तो कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज करिए कि पार्टिकल पर जब P1 पार्टिकल पर F1 फोर्स लगता है तो टॉर्क टाउ1 जनरेट होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है। तो सपोज करिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डी थीटा है। राइट, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है तो सबसे पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं कि इस पार्टिकल पर F1 फोर्स के द्वारा या यूं कहें कि टाउ1 टॉर्क के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हम निकालते हैं सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका P1 डैश है, तो F क्रॉस P1 डैश यही वर्क डन होता है। अब P1 डैश को अगर मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि अगर आर्क लेंथ L है तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये है सेंटर, ये है रेडियस और ये है आपका आर्क लेंथ और ये है एंगल थीटा, तो एल आर और थीटा में जो रिलेशन होता है वो होता है दोस्तों एल बराबर आर थीटा। आपने पढ़ा होगा ये सर्कुलर मोशन के समय। तो जो आर्क लेंथ होता है वो आर्क लेंथ बराबर होता है दोस्तों रेडियस इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि P1 डैश बराबर क्या हो जाएगा R इंटू आर, चूंकि यहाँ R1 है तो R1 डी थीटा। P1 पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है
कि P1 डैश बराबर R1 डी थीटा हो जाएगा, यानी कि dW1 बराबर क्या हो गया, अब F क्रॉस R1 तो टाउ1 होगा, नो डाउट, F क्रॉस R1 F1 क्रॉस R1 क्या हो जाएगा, टाउ1 हो जाएगा, टाउ1 इंटू डी थीटा, यानी कि इस पार्टिकल पर जो टोटल वर्क डन हुआ ड्यू टू द टॉर्क टाउ1 वो हो गया टाउ1 डी थीटा सिंपली। ठीक है ना दोस्तों, जैसे हम लोग वहां, हम इस बात को बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम पूरी डेरिवेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हुआ P1 पार्टिकल्स के लिए। उसी तरीके से P2 पार्टिकल पर टाउ2 टॉर्क लगेगा, तो टाउ2 टॉर्क की वजह से भी तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले वर्क डन होगा ना, तो कितना वर्क डन होगा, तो हो जाएगा टाउ2 डी थीटा। ठीक है, तो और पार्टिकल P3 पर टाउ3 डी थीटा। इसी तरीके से जितने पार्टिकल्स हैं सब पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अगर दोस्तों हम टोटल वर्क डन निकालें उस सिस्टम पर, राइट दोस्तों, टोटल वर्क डन निकालें अगर इस सिस्टम पे हम, तो सबको ऐड कर दीजिए, dW1 प्लस dW2 प्लस dW3 डॉट डॉट, और ये किसके बराबर आना चाहिए, वर्क डन dW के बराबर आना चाहिए, स्मॉल वर्क डन ऑन इंडिविजुअल सम ऑफ द पार्टिकल्स, तो dW बराबर dW1 प्लस dW2 ये आ जाएगा। और dW1 क्या है, टाउ1 डी थीटा प्लस टाउ2 डी थीटा प्लस टाउ3 डी थीटा। अगर डी थीटा कॉमन कर लिया जाए तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डी थीटा, सॉरी ये हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी हैं डी थीटा। अब सपोज करिए कि टॉर्क टोटल, मतलब जो टॉर्क है उस रिजिड बॉडी के ऊपर वो टाउ है, तो हम लोग जानते हैं कि टाउ को हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का टाउ1 टाउ2 को ऐड कर सकते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है कि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ2 ये सब होता है। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए जो स्मॉल वर्क डन आया वो टाउ इंटू डी थीटा आया दोस्तों। यानी कि अगर कोई रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो उस पर अगर सिस्टम ऑफ फोर्स लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप्ड हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो उस टॉर्क के डेवलप्ड होने की वजह से जो वर्क डन होता है वो होता है दोस्तों टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों रिजिड बॉडी में। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के रिस्पेक्ट में इसको हम मेजर करते हैं। तो लीनियर मोशन के रिस्पेक्ट में अगर हम मेजर करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर मोशन के समय जो वर्क डन होता है dW वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर ds है तो स्मॉल वर्क डन बराबर dW बराबर F इंटू ds, ये होता था लीनियर मोशन में। तो सिमिलरली रोटेशनल मोशन में F को आप टॉर्क से डिस्प्लेस कर दीजिए और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दीजिए। ये आपका सिंपली आ जाता है वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, राइट दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम पावर निकाल लेते हैं। ये आप अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझने में तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज। तो अब पावर देखिए, हम लोग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या यूनिट टाइम में जितना वर्क करते हैं उसको पावर कहते हैं। यानी कि P बराबर डिफाइन होता है TW अपॉन dt। स्मॉल पावर की अगर हम बात करें तो ऐसे P बराबर होता है W अपॉन T या P बराबर dW अपॉन dt। इसका मतलब ये है कि हमारा W बराबर क्या आया है, तो आया है टाउ डी थीटा। अगर dW बराबर, अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो dW अपॉन dt बराबर टाउ तो कांस्टेंट है, तो डी थीटा अपन, क्योंकि टाउ तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो डी थीटा टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब डी थीटा अपन डी टी, और ये हो जाएगा आपका पावर। और डी थीटा डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि पावर इज इक्वल टू आ गया टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और दोस्तों लीनियर मोशन में पावर क्या होता है, एफ इंटू वेलोसिटी, ये होता है पावर लीनियर मोशन के समय। तो ये जो पावर निकला है ना ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है, इंस्टेंटेनियस, एट ए टाइम, हम जिस टाइम पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस टाइम पे ये निकला हुआ
पावर है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, और ये जो वर्क डन था ये इंस्टेंटेनियस वर्क डन था। ठीक है, यानी कि मोशन के किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो ये आएगा, और उसी टाइम पे अगर हम पावर निकालेंगे तो ये आएगा इंस्टेंटेनियस पावर, और ये आपका लीनियर मोशन के समय में होता था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम पावर भी देख लिए, अब थोड़ा सा हम टॉर्क निकाल लेते हैं कि टॉर्क क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। तो आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, आपने ये पढ़ा होगा कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा टोटल वर्क डन के बराबर होता है, और आपने देखा होगा कि W बराबर कहीं कहीं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² भी होता है। यही वर्क डन हो जाता है एक्चुअली में, जो वर्क डन होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपको वर्क डन में चेंज हो जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, आपको याद करिए वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने 9th क्लास 10th क्लास कहीं तो पढ़ा होगा इसको। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और हाफ m होता क्या है दोस्तों, u1² माइनस v1²। तो सपोज करिए कि ये कोई ना कोई वेलोसिटी ही आएगा, उसको हमने v मान लिया है, तो हाफ mv²। अब दोस्तों यहां से अगर पावर निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, p बराबर इंस्टेंटेनियस पावर बराबर आ जाएगा आपका d, इंस्टेंटेनियस पावर बराबर dw अपॉन dt। इसका मतलब है कि इसको आप dt और mv² ऐसे करेंगे। अब याद रखिए कि यहाँ पर आपका, आप याद करिए काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I⍵² होता है। पिछले क्लास में जाइए और देखिए कि हमने काइनेटिक एनर्जी इतना निकाला हुआ है। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया यहाँ पर रोटेशनल मोशन के केस में, तो वर्क डन बराबर हो गया रोटेशनल मोशन के केस में दोस्तों, वर्क डन बराबर हो गया रोटेशनल मोशन के केस में हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ω²। यानी कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो dw अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt हाफ I⍵²। ठीक है, नो डाउट। और अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ I d⍵² अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा हाफ इंटू 2 और I और d ओमेगा अपॉन dt ये आएगा। तो d ओमेगा अपॉन dt क्या बताता है, एंगुलर एक्सीलरेशन बताता है, और ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि p बराबर क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। याद करिए, यानी कि इंस्टेंटेनियस आपका ये जो, अब p बराबर इधर क्या हो जाएगा, p बराबर अभी हमने निकाला, तो p बराबर निकाला हमने, ये हो गया टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया I एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि आपका टाउ ओमेगा बराबर I ओमेगा अल्फा। अच्छा यहाँ एक ओमेगा छूट रहा है दोस्तों, क्योंकि 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन dt होगा, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर क्या आ गया I अल्फा। यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको कंपेयर करिए लीनियर मोशन से, तो टॉर्क किससे रिप्लेस हो जाएगा, फोर्स से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिप्लेस हो जाएगा, मास से। एंगुलर एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन से। तो F बराबर m है, तो ये F बराबर m है। रोटेशनल मोशन में टाउ बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात था। हमने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस पावर किस केस में चेंज हो जाता है, रोटेशनल मोशन में। इंस्टेंटेनियस पावर ये आपका लीनियर मोशन के केस में था, ये आपका टॉर्क है रोटेशनल मोशन के केस में, लेकिन ये आपका होता है लीनियर मोशन के केस में फोर्स।
तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो फोर्स है वो टॉर्क में चेंज हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो पावर में चेंज हो जाता है, वर्क डन रहता है। तो इस तरीके से आप एनालॉगस स्टडी कर सकते हैं, मतलब सिमिलरिटी है कुछ न कुछ। तो आज के लिए बस हम लोग दोस्तों इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।